हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपसे परागण के प्रकार और परागण में आपका दो तरह के जो आपका प्रकार होता है, उसमें एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में कौन कौन सी आवश्यक अनुकूलन होते हैं, उसे स्वपरागण के लाभ और हानि, साथ साथ परपरागण क्या होता है, परपरागण में कौन कौन से आवश्यक अनुकूलन होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका परपरागण के साधन या विधियाँ। अब देखेंगे होता क्या इसमें आपका परपरागण को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका परपरागण कहते हैं। अब ये परपरागण में कौन कौन से साधन हैं, जब वो आपका परागकण साधन के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है तो उसे हम नाम देते हैं आपका परपरागण के साधन या विधियां कहते हैं। तो वो स्पेशली तौर से कौन कौन से साधन होते हैं, साधन में आपका खास तौर से आपका वायु होगा, जंतु होंगे, जल होंगे। ये वायु, जंतु और जल ये परपरागण के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल, वायु और जंतुओं के द्वारा पहुंचते हैं तो उस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं आपका परपरागण के साधन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी बातें में कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक साधन जैसे वायु, जल एवं जंतु के द्वारा पहुंचते हैं या जाते हैं तो इस क्रिया को परपरागण के साधन कहलाते हैं। परपरागण के साधन कहे जाते हैं या कहलाते हैं। क्लियर? कहलाते हैं। अब इसमें स्पेशली आप देखेंगे कि जब आपका एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक साधन जैसे वायु, जल और जंतु के द्वारा पहुंचते हैं या जाते हैं तो इस क्रिया को परपरागण के साधन कहे जाते हैं या कहते हैं। इसको लिखेंगे हम कहते हैं या कहलाते हैं। क्लियर? अब इसमें स्पेशली देखेंगे कि जो परपरागण की क्रिया होती है, उन परपरागण की क्रिया में साधनों की अति आवश्यकता होती है, अर्थात साधन उनमें चाहिए। अगर साधन उन्हें नहीं मिलेगा तो ये क्या होते हैं, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो साधन के आधार पर ये हमारे जो परागण क्रियाएं होती तीन तरह की होती हैं। क्लियर? अब तीन तरह कौन कौन से हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वायु परागण। इसे हम नाम देते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा जल परागण, इसे नाम देते हैं हाइड्रोफिली। क्लियर? और तीसरा आपका आता है जंतु परागण।
जंतु परागण, इसे हम नाम देते हैं जूफिली। क्लियर? जूफिली। ये 3 तरह के परागण क्रियाएं जो होती हैं साधन के आधार पर होती हैं। क्लियर? तो हम इनमें आइए सबसे पहले बात करते हैं वायु परागण के बारे में। हमारा वायु परागण क्या होता है इसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। क्लियर? देखिए इसमें वायु परागण। अब देखेंगे वायु परागण में होता क्या है स्पेशली कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा जाते हैं, मतलब वायु के द्वारा जब परागकण जो होते हैं एक स्थान से या कहो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाते हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं आपका हम वायु परागण। या हम ये कह सकते हैं कि वायु के द्वारा होने वाली परागण क्रिया को नाम देते हैं आपका वायु परागण। क्लियर? तो इनको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो हमारा वायु परागण होता है ये हमारा एनिमोफिली कहलाता है, इसको हम एनिमोफिली कहते हैं। और इस एनिमोफिली में हमने भी बताया आपको कि जब परागकण एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा जाते हैं या वायु के द्वारा पहुंचते हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं आपका वायु परागण। एक बात। दूसरा, ये वायु परागण क्रियाएं जिस पुष्प में होती हैं उस पुष्प को हम नाम देते हैं आपका वायु परागित पुष्प कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम कुछ बातें मेंशन करते हैं आपके लिए। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा पहुंचता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। वायु परागण कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? आगे देखते हैं। जिन पुष्पों में वायु परागण की क्रिया होती है, उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्प कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखेंगे इसमें वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारा वायु परागित पुष्प होता है। क्लियर? तो आइए इसमें हम बात करते हैं वायु परागित पुष्प की विशेषता। यहां एक छोटी सी हेडिंग हम इसमें मेंशन कर देते हैं, वायु परागित पुष्प की विशेषता। वायु परागित पुष्प की विशेषता। क्लियर? अब देखेंगे जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता कि जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं ये छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षण रहित का मतलब न तो इनमें आपका मकरंद होता है, न इनमें रंग होता है और न ही इनमें सुगंध होता है, इसलिए ये आकर्षण रहित होते हैं। पहली बात क्लियर है? हमने क्या बताया कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, साथ साथ आपका आकर्षण रहित होते हैं। एक बात क्लियर हो गई।
दूसरी बात इसमें हम ये बताएंगे आपसे कि जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं ये प्रायः एक लिंगी होते हैं, और एक लिंगी होने के साथ साथ ये कुछ पौधों में सबसे शीर्ष पर पाए जाते हैं। जैसे आपका मक्का में क्या होता है, सबसे ऊपरी वाले भाग पर आपके पाए जाते हैं। तो ऊपरी वाले भाग पर क्या होता है, हमारा नर पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक ना। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों के निकलने से पहले ये खिल जाते हैं। वो आपका पौधा कौन सा है, पोपलर। तो ये दो प्रकार के पौधे होते हैं, इनमें इस तरह की प्रक्रियाएं होती, तो ये एक लिंगी होते। एक लिंगी का मतलब हो गया नर और मादा अलग अलग होना, अर्थात नर और जो आपके मादा फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए हमारा वायु परागित पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है। क्लियर है। तीसरी बात है इसमें हम बताएंगे कि जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं, इस वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले बाह्य दल और दल या तो होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि परागकण और वर्तिकाग्र के बीच किसी प्रकार का कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरी बातें क्लियर हैं। हमने क्या बताया इसमें, जो हमारे बाह्य दल और दल जो आपके पुष्प के भाग होते हैं, ये कह रहा है तो प्रायः होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो छोटे होते हैं, और छोटे होने के साथ साथ ये इतने छोटे होते हैं कि परागकण और वर्तिकाग्र के बीच किसी प्रकार कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। आगे चलते हैं। इसमें हमारी जो अगली पॉइंट होगी, इसमें हमें बताएंगे कि जो हमारा ये परागकण होता है ये परागकोश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात परागकणों की संख्या परागकोश में अधिक होती है। जब हमारा परागकोश फटता है तो ये अधिक से अधिक परागकण जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, और कुछ मात्रा में ही क्या होते हैं, आपका वायु के साथ उड़ करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। हमने क्या बताया इसमें कि इनके जो परागकण होते हैं ये परागकण पराग कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और अधिक मात्रा में पाए जाने के साथ साथ जब आपकी पराग कोशिकाएं फटती हैं तो ये क्या होते हैं, उनमें से निकलते हैं, ठीक ना। और निकलकर अधिकतर तो ये आपका सॉइल में गिर जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं, और कुछ मात्रा जो होता है वायु के साथ उड़ करके अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं। जो हमारा मक्का होता है, इस मक्के में लगभग क्या होते हैं, आपका 2 करोड़ परागकण बनते हैं, और परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में। परागकोश किसका भाग होता है, पुंकेसर का। बात समझ रहे हैं ना। इसके साथ साथ जो हमारा रूमेक्स पौधा होता है, रूमेक्स पौधा, उस रूमेक्स पौधे में 40 करोड़ परागकण पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बातें। इसमें हमारी जो अगली पॉइंट होगी, उस अगली पॉइंट पे हम ये बात करते हैं कि जो हमारे ये परागकण जो हमारा ये पुष्प होता है या जो वायु परागित पुष्प होते हैं, इन वायु परागित पुष्पों के आपका जो पुंकेसर होते हैं, उन पुंकेसर के पुतंतु। अब पुतंतु की बात करें तो जो हमारा ये परागकोश होता है, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका मान लो कोई परागकोश है। क्लियर। अब यही परागकोश में हमारे जो पुतंतु हैं ये वाले, इसे हम पुतंतु नाम देते हैं। ये पुतंतु कह रहे हैं कि वायु परागित पुष्पों में लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, आपका वर्तिकाग्र से ऊपर चले जाते हैं, या कहो पुष्पों से बाहर निकलते हैं। जब ये आप क्या करते हैं, आपका परागकोश इनका रप्चर होता है, मतलब टूटता है, तो ये वायु के झोंकों के साथ ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्लियर। अगली बात इसमें हमें बताएंगे कि जो हमारा परागकण होता है ये प्रायः छोटे, शुष्क और भार में हल्के होते हैं, जिससे वायु के झोंकों के साथ ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे हमारा चीड़ का पौधा जिसे हम पाइनस कहते हैं, उस पाइनस में ये जो हमारे परागकण होते हैं, ये जो हमारा पाइनस होता है, उस पाइनस में जो आपके पुतंतु होते हैं, उस परागकोश से जो आपका निकलने वाले परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं, अर्थात उनमें पंख पाए जाते हैं, और जैसे ही वायु का झोंका या वायु उनके साथ या उनके कांटेक्ट में आता है, वो पंख के सहारे उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्लियर। अब इसमें हम अगली बातें बताएंगे। जो हमारी अगली विशेषता होती है कि जो हमारा ये इस वायु परागित पुष्प का वर्तिकाग्र होता है,
ये वर्तिकाग्र जो होते हैं ये आपका भी क्या रोम युक्त होते हैं। और रोम युक्त किसमें मिलेगा आपको? मक्के में। और पॉपुलर में जो हमारा पौधा होता है उसमें चिपचिपा होते हैं। तो जो आपका ये रोम युक्त हमारा क्या होता है? आपका वर्तिकाग्र होता है जो मक्के में पाया जाता है। उस मक्के में वर्तिकाग्र जो होता है, उस वर्तिकाग्र के साथ उसका परागकण जो होता है आपस में उलझ जाते हैं और उलझने के बाद वो परागण क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जो पॉपुलर होता है उसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा होता है, वो परागकण को आसानी से चिपका लेता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आइए यहां पर हम कुछ बातें आपसे मेंशन करते हैं विशेषताओं के बारे में। स्पेशली तौर से देखिए हमारी जो विशेषता होती है, सबसे पहली विशेषताओं में हम ये बात करेंगे कि वायु परागित पुष्प छोटे तथा आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षण रहित होते हैं। क्लियर? होते हैं अर्थात इनमें न तो सुगंध कमा न तो मकरंद और न ही रंग पाए जाते हैं। न तो मकरंद और न ही रंग होते हैं। क्लियर? ये हमारी पहली पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा दूसरा जो पॉइंट होता है, इसमें आपको बताया कि जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इसमें वायु परागित पुष्प एक लिंगी होते हैं। क्लियर? एक लिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब नर और मादा जो फ्लावर होंगे वो अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा मक्का जो होता है उनमें आपका एक ऐसा पौधा होता है जिनमें क्या होते हैं, आपका पौधा एक ही होता है लेकिन उस पर क्या होते हैं, दोनों आपके नर और मादा भाग पाए जाते हैं। ठीक है? तो जो आपका मक्का होता है उस मक्के के सबसे शिखर वाले भाग पर, सबसे ऊपरी वाले भाग पर, ठीक है ना, वहां पर क्या होते हैं, आपका नर पुष्पक्रम पाए जाते हैं। और जो हमारा पॉपुलर होता है उसमें बताया गया ये पत्तियों, जो हमारी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं या कहो पत्तियों के खिलने से पहले या पत्तियों के निकलने से पहले, निकलने से पहले जब ये फ्लावर आपका खिल जाता है तो उसमें आपका क्या होता है, वो पॉपुलर के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक ना? तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, वायु परागित पुष्प होते हैं प्रायः एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे चलेंगे। इसमें वायु परागित पुष्प के वाह्यदल तथा दल प्रायः होते ही नहीं हैं, नहीं होते हैं या होते हैं तो बहुत छोटे, या होते हैं तो बहुत छोटे। क्लियर? जिससे पराग कणों तथा वर्तिकाग्र के बीच कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। ये हमारा तीसरी पॉइंट है। क्लियर? चौथी पॉइंट हम ये बताएंगे
वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। और जब ये अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं तो वायु के झोंकों के साथ ये उड़ जाते हैं, ठीक ना। और इनकी अधिकतर मात्रा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे मक्का में 2 करोड़ तथा रूमेक्स में 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। क्लियर, उत्पन्न होते हैं। ये इनकी विशेषता है, इनकी टेंडेंसी है कि इनमें थोड़े से ही परागकण से काम चल जाता है, लेकिन ये अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनकी अधिकतर मात्रा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर, इसमें अगली बातें हम बात करेंगे। परागकण हल्के, शुष्क एवं छोटे होते हैं, जिससे वायु के साथ आसानी से उड़ जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें। अब इसमें हम अगली विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो उस अगली विशेषता में क्या होगा, अभी आपने यहाँ नीचे देखा कि जो हमारे परागकण होते हैं ये आपका शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं। और शुष्क और हल्के होने के साथ साथ कंडीशन ये होती है कि ये वायु के झोंकों के साथ एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्लियर, तो जो हमारा ये चीड़ का पौधा होता है, चीड़ जिसे हम पाइनस कहते हैं, उस पाइनस में परागकण जो होते हैं पंख युक्त होते हैं ना। और पंख युक्त होने के साथ साथ ये वायु के झोंकों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। हमारी अगली विशेषता हम डिस्कस करते हैं इसमें। वायु परागित पुष्प के पुंकेसर का पुतंतु पतला एवं लंबा होता है, जो पुष्प के ऊपर निकले होते हैं। क्लियर, अब इनका क्या मतलब है, इनका मतलब यह है कि ये जो आपका पुतंतु लंबा होगा, जाहिर सी बात है कि उसका परागकोश ऊपर होगा, और जब परागकोश फटेगा तो वायु के झोंकों के साथ अधिक मात्रा में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। ये सिस्टम इनमें आपका देखने को पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा घास और ताड़ होते हैं, घास और ताड़ के जो पुतंतु होते हैं वो आपका क्या होते हैं, उसी वर्तिकाग्र हवा में क्या होता है, पुतंतु आपका लटका होता है, ठीक ना। और लटके होने के साथ साथ जब ये आपका फटते हैं, परागकोश फटता है,
तो ये परागकोश जब आपका फटेगा तो उनमें से वर्तिकाग्र जो उनमें से परागकण जो होता है निकल करके वायु के झोंकों के साथ निकल जाता है, अर्थात ये वायु में आपका झूलते रहते हैं। ये कैसा कहाँ मिलेगा देखने को? घास और ताड़ में। क्लियर ना? अब आगे बातें इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये परागकण वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प का वर्तिकाग्र जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं, इनका वर्तिकाग्र भैया क्या होता है? मक्के में आपका रोम युक्त होते हैं और जो हमारा पोपलर होता है उसमें आपका ये चिपचिपा होता है। तो आप ये कह सकते हैं वायु परागित पुष्प का वर्तिकाग्र लंबा होता है। मक्का में वर्तिकाग्र रोम युक्त होते हैं तथा पोपलर में वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। क्लियर है? अब यहां हम बताते हैं इसमें कि रोम युक्त होगा तो कैसे आपका परागण क्रिया करेगा और चिपचिपा होगा तो कैसे करेगा। रोम युक्त में आपका स्पेशली देखेंगे कि जो हमारे वायु के झोंकों के साथ परागकण आते हैं ये उसके भी क्या होते हैं? वर्तिका में या कहो उसके वर्तिकाग्र में आपका उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद क्या होता है आपका ये परागकण जो होता है खिसक करके उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और उनमें निषेचन क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा ये पोपलर होता है, इस पोपलर में वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है और इनके जो परागकण होते हैं ये वर्तिकाग्र में आसानी से चिपक जाते हैं। और चिपक जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? परागकण का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, और परागकण का अंकुरण भी स्टार्ट होगा तो उसमें से आपका मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करेंगे तो बनेगा आपका निषेचन, और निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या होते हैं? आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बाद में आपका फल, और फल के अंदर क्या होते हैं? बीज का फॉर्मेशन होने लगता है। ये रहा हमारा वायु परागित पुष्पों की विशेषता जिसको हमने आपसे बातचीत किया इसके बारे में। अब इसमें एक छोटी सी बातें हम बताएंगे आपको कि मक्के में वायु परागण कैसे होता है। क्लियर? तो यहाँ एक छोटी सी हेडिंग इसमें हम डालते हैं, मक्का में वायु परागण। मक्का में वायु परागण, मक्का में वायु परागण। यहां देखिए, मक्का में वायु परागण। अब देखेंगे मक्के में वायु परागण क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है ना भैया? तो आप देखेंगे मक्का जो हमारा पौधा होता है ये एक बीज पत्री पौधे कहलाते हैं। एक बीज पत्री पौधे के साथ साथ ये एक लिंगी नहीं बल्कि इन्हें उभय लिंगाश्रयी कह सकते हैं आप। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते हैं, जो हमारा ये मक्का होता है, मक्के में आप देखेंगे कि इनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। मेल फ्लावर जो होता है जिनसे हम उसको एक नाम और दे सकते हैं आपका नर पुष्पक्रम। ये नर पुष्पक्रम जो होता है मक्के के सबसे शिखर वाले भाग पर पाए जाते हैं, और जो हमारा मादा पुष्पक्रम होता है ये क्या होता है जहां से पत्तियां निकलती है वहां पर आपका लगे होते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होते हैं आपका कि जो हमारा ये पर परागण क्रिया में ये जो आपके नर पुष्प होते हैं, नर पुष्पों से निकलने वाले परागकण ये वायु के झोंकों के साथ आते हैं, अर्थात वायु का झोंका उसमें चलता है, वायु उस पर या वायु बहता है तो क्या होता है आपका प्लांट आपका हिलता डुलता है, उनमें से अधिकतर परागकण जो होते हैं आपका नीचे गिर जाते हैं और वायु के साथ मिक्स होकर के कुछ परागकण जो दूसरे पौधों पर चले जाते हैं।
अब इसमें हम बताएंगे जो हमारा ये मादा पुष्पक्रम होता है ये स्थूल मंजरी होता है। स्थूल मंजरी का मतलब क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक वो पिथुपर्ण से ढका होता है, बात समझ रहे हैं। और उन्हीं पिथुपर्ण से आपका लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी वर्तिका निकली होती है जो रेशमी धागे जैसा दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब जो हमारी वर्तिका होती है उस वर्तिका में आपके वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है ना, वो आपका उन वर्तिका जो होती है उन पराग कणों को उलझा करके वर्तिकाग्र तक ले जाने का काम करती है। तो जो आपका नर पुष्प का जो हमारा पराग कोश होता है, जब पराग कोशिका उसकी फटती है तो ये अधिक से अधिक क्या होते हैं आपका, ये अधिक से अधिक परागकण को बिखेर देते हैं। और वो परागकण जैसे ही क्या होते हैं आपका ये रेशमी धागे में आपका पहुंचता है वो उसी में उलझ जाता है। और उलझने के बाद ये जो होते हैं आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर जाएंगे, उनका अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद क्या होते हैं आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद निषेचन प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद उनमें क्या होते हैं आपका बीज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ बातें यहाँ पर मेंशन करते हैं, देखें इसके बारे में। आप इसमें एक बातें कह सकते हैं, मक्का का पौधा एक बीज पत्री होता है, एक बीज पत्री होता है, क्लियर है। अब एक बीज पत्री का मतलब कि इसके बीज में केवल एक बीज पत्र, एक ही कॉटिलीडन्स पाया जाएगा, इसलिए इसे हम एक बीज पत्री कहते हैं, क्लियर। दूसरी बात है इसमें हम क्या बताएंगे, मक्का या मक्के के पौधे पर नर पुष्पक्रम तथा मादा पुष्पक्रम लगे होते हैं, क्लियर इतनी बातें। आगे चलेंगे। नर पुष्पक्रम मक्के के पौधे के शिखर भाग पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्तियों के बगल से निकले होते हैं। नर पुष्पक्रम मक्के के पौधे के शिखर भाग पर था, मादा पुष्पक्रम पत्तियों के बगल भाग पर पाए जाते हैं, क्लियर इतनी बातें, पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है। स्थूल मंजरी का तात्पर्य हो गया कि जो हमारा इस तरह से आपका ये मक्का जो होता है, इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से लगे होते हैं, क्लियर। और इन्हीं में से क्या होती है आपकी ये वर्तिकाएं ढेर सारी निकली होती हैं। और इनमें जो आपका हरे हरे रंग का होता भाग, उसी को हम नाम देते हैं आपका पिथुपर्ण, क्लियर। तो ये आपका स्थूल मंजरी होता है। स्थूल मंजरी होने के साथ साथ ये आपका चारों तरफ से पिथुपर्ण के द्वारा ढका होता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे मादा पुष्पक्रम कैसे होते हैं, स्थूल मंजरी। आगे चलते हैं। स्थूल मंजरी होते हैं तथा पृथुपर्ण से ढके होते हैं। पिथुपर्ण से
ढके होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। पृथुपर्ण से गुच्छे के रूप में रोमयुक्त वर्तिका निकली होती है जो 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। क्लियर? आगे चलते इसमें अगली बातें बताएंगे। जब नर पुष्प का परागकोश फटता है तो परागकण वायु के साथ उड़ जाते हैं तथा अधिक मात्रा में नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है? इतनी बातें, नीचे गिर जाते हैं। और जब उसमें जो अधिक मात्रा में आपका ये परागकण बनता है तो ये परागकण क्या होते हैं? जो वर्तिका होती है रेशमी धागेनुमा संरचना, उसी में उलझ जाता है और उलझने के बाद ये क्या होते हैं? आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर ही परागकणों का अंकुरण होता है और अंकुरण के तत्पश्चात मेल गैमीट बनते हैं। ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद उसमें उस जो मक्के का आपका मादा वाला भाग होता है उसमें छोटे छोटे बीज का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है? तो हमने इन सारी बातों पर आज चर्चा किया इसमें स्पेशली तौर से। तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड कर देते हैं। हमने इसमें पर परागण के साधन में सबसे पहला साधन आपका वायु परागण। ये वायु परागण हमारा एक प्रकार का साधन है जिनके माध्यम से ये हमारे परागकण जो होते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ वायु परागित पुष्पों की विशेषता के बारे में हमने आपसे बातचीत की। एक बात वो बताएंगे कि जो हमारा ये वायु परागण क्रियाएं होती हैं जिन पुष्पों में होती हैं उसे हम वायु परागित पुष्प कहते हैं या एनिमोफिलस फ्लावर नाम देते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की आपसे, तो एक बार जान लीजिए फिर से। इसमें विशेषताओं में हमने स्पेशली क्या डिस्कस किया आपसे कि जो विशेषताएं होती हैं उसमें सबसे पहले विशेषता ये है कि नर पुष्प जो हमारा ये वायु परागित पुष्प होते हैं, ये वायु परागित पुष्प छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षण रहित का मतलब इसमें किसी प्रकार कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ना तो रंग मिलेगा, ना तो गंध मिलेगा और ना ही मकरंद मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, वायु परागित पुष्प एक लिंगी होते हैं। तीसरी बातें, वायु परागित पुष्प में आपका वाह्य दल या तो पाए जाते हैं या नहीं होते हैं। अगर पाए भी जाते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें परागकण और वर्तिकाग्र के बीच कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। परागकोश में परागकण जो होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मक्के हमने बताया कि आपका 2 करोड़, वहीं रूमेक्स की बात करें तो 40 करोड़। क्लियर है? जो हमारा वायु परागित पुष्प होता है, इस वायु परागित पुष्प का पूतंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये लंबे होते हैं और लंबे होने के साथ साथ ये आपका पुष्प से बाहर निकले होते हैं। जब इनका परागकोश आपका रप्चर करता ही फटता है तो ये वायु के झोंकों के साथ उड़ जाते हैं। अब उन विशेषताएं ये भी होती है, जो हमारा चीड़ का पौधा जिसे हम पाइनस कहते हैं, उस पाइनस में परागकण पंख युक्त होते हैं और पंखों की सहायता से दूर दूर तक क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? और जो हमारा वायु परागित पुष्प होता है, इनका वर्तिकाग्र लंबा होता है, साथ साथ रोमयुक्त होता है और चिपचिपा भी होता है। तब हमने इन सारी बातों को आपसे चर्चा किया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।